हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हम टॉपिक देख रहे थे, हमने देखा था लास्ट की क्लास में लोथर मेयर का जो कर्व है वो किसके किसके बीच में बनता है, वो बनता है परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच में। ठीक है, तो जो तत्व है उनकी जो परमाणु आयतन है वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ऐसा किसने कहा था? पीरियडिक फंक्शन होते हैं, ये कहा था लोथर मेयर ने। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था मेंडलीफ। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ का पीरियडिक टेबल देखा था। फिर हमने मेंडलीफ की जो उपलब्धियां हैं उसको देखा और मेंडलीफ की जो सीमाएं थी वो देखा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है इसके ऊपर, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। लोथर मेयर के द्वारा तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आपको भी पता है कि उन्होंने परमाणु भार के आधार पर ही तत्वों को जमाने का प्रयास किया था और आपने देखा था कि कुछ जिगजैग फॉर्म का एक कर्व आया था। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के समूह 1 व 2 में पाए जाने वाले तत्व के नाम लिखना है। तो आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये ऐसे ही है, ये समूह 1, ये समूह 2। ठीक है, ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लेकिन जो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी, अगर आपको समूह 1 और समूह 2 का लिखने को बोला जा रहा है तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसे आप लिख सकते हैं, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रांशियम। तो इस तरह से समूह 1 व समूह 2 के आपको तत्वों के नाम लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े गए थे। जैसे कि मैंने बताया था, कुछ रिक्त स्थान छोड़े गए थे जो नए तत्वों की खोज में सहायक थे। ठीक है, तो उनमें रखे गए तत्वों के नाम क्या थे? तो कौन कौन से तत्व छूटे थे? एक तो छूटा था स्कैडियम, जिसका नाम था एका बोरॉन। ठीक है, दूसरा था गैलियम, जिसका नाम था क्या नाम था इसका? एका एल्यूमिनियम। देख रहे हैं एल्यूमिनियम के नीचे, इसलिए इसको एका एल्यूमिनियम ऐसा ही कुछ नाम दिया होगा। और जर्मेनियम के लिए जो जगह छूटा था उसको नाम क्या दिया गया था? एका सिलिकॉन करके यहाँ पे एक जगह छोड़ी गई थी। तो कौन से 3 तत्व थे? स्कैडियम, गैलियम और ये है आपका जर्मेनियम। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उन 2 तत्वों के नाम लिखिए जिनके संदिग्ध परमाणु में, जो हमने बताया था ना कि बेरिलियम का एग्जांपल लेके बताया था कि बेरिलियम को समूह 2 में डाला गया। ठीक है, उसके वैलेंस के अकॉर्डिंग, संयोजकता के अकॉर्डिंग उसको सुधार किया गया। तो ऐसे ही कौन कौन से थे? एक था आपका बेरिलियम। क्लियर। और कौन सा था? फिर था आपका इंडियम और दूसरा आपका था यूरेनियम। क्लियर। तो यूरेनियम आपका F ब्लॉक में मिलेगा, यहाँ तो मैं नहीं दिखा सकती आपको। ठीक है, फिर क्या है? अक्रिय गैसों को एक पृथक समूह में रखने का क्या कारण था? सॉरी, मैंने कल की क्लास में ऐसा बोला था कि अक्रिय गैस जो है, ठीक है, जो अक्रिय गैस हैं उनको क्या है कि मेंडलीफ ने एक जगह छोड़ी थी, मेंडलीफ ने उनके लिए जगह नहीं छोड़ी थी, उसको बाद में एक 9वां स्तंभ बनाकर उसको ऐड किया गया था, जिसको हमने क्या कहा? जिसको हमने कहा था रैमसे द्वारा दिया गया था। ठीक है, वही क्या था? शून्य स्तंभ कहा गया था उसको। उसमें अक्रिय गैसों को जमा कर रखा गया। क्लियर। उसके बाद चलिए आज हम पढ़ेंगे मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये देख रहे हैं आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कैसा दिख रहा है ये? जैसे कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये जमाया गया था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री से कि मोसले ने आधुनिक आवर्त नियम किस तरह से दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, जो मोसले थे उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके एक्स रेस पे उन्होंने क्या किया? अध्ययन किया, उसका स्टडी की। ठीक है, स्टडी करने पे उन्होंने ये देखा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें मतलब उनको अगर उनकी परमाणु संख्या क्या होती है? जो कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या वही क्या होती है? उसकी परमाणु संख्या होती है। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट है उसके तत्वों के क्रमांक के बीच संबंध दिखाई दिया। ठीक है, तो परमाणु भार क्या है? तत्व की पहचान थी।
ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या मतलब किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वही होती है परमाणु संख्या, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, परमाणु संख्या के आधार पर उन्होंने क्या किया, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको जमाने की कोशिश की। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, उसके बाद हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन का है 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14 और ये जो फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। आप चूंकि अभी इनिशियल 10th की क्लास में हैं, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि कैल्शियम तक के जो एलिमेंट्स हैं वो आपको पता हो, ठीक है। आप लोग कुछ नहीं, इसको बार बार रिपीट कीजिए, 10 टाइम बोलिए, 10 बार बोलिए दिन में, तो आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा। एटलीस्ट कैल्शियम तक के जो एलिमेंट्स हैं वो और उनका जो परमाणु संख्या है वो आपको याद होना चाहिए। सपोज जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है, तो परमाणु संख्या उसकी है 19, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या क्या है, तो उसकी परमाणु संख्या है 13, ठीक है। अगर कोई पूछे कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, तो वो है 6। तो क्या किया मोस्ले ने, जो अभी तक परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं की बात हो रही थी कि जो तत्व हैं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स थे उसको परमाणु भार के आधार पर जमाया जाता था, लेकिन मोस्ले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, जो आधुनिक आवर्त सारणी दी, वो उन्होंने किस बेस पे जमाया? उन्होंने जमाया है, आप देख पा रहे हैं, उन्होंने किस बेस पे जमाया है? उन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर जमाया है। मैंने बताया परमाणु संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वही होती है परमाणु संख्या। क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, तो ये है मोस्ले का पीरियोडिक टेबल, जिसमें उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको उनकी परमाणु संख्या के आधार पर जमाया हुआ है। तो 1913 में इन्होंने आधुनिक आवर्त नियम दिया। तो इसका आप वही लिख सकते हैं कि तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं वो परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। तो तत्वों की भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। अभी तक जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स थे उनको परमाणु भार के आधार पर ही जमाया था, लेकिन अब क्या है, परमाणु संख्या के आधार पर जमाया। तो सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें आपको कंटिन्यूअसली नंबर मिल रहा है, जैसे हाइड्रोजन का 1 तो हीलियम का 2, बेरिलियम लिथियम का 3, बेरिलियम का 4। लेकिन आप जब देख रहे थे परमाणु भार के आधार पर तो आपको कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस दिख रहे थे। सबसे अच्छी चीज तो ये हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मोस्ले के नियम के अनुसार उन्होंने क्या किया, एक सारणी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको परमाणु संख्या के बढ़ते आधार पर जमा कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि उस टाइम पे जितने भी 92 एलिमेंट्स जो ज्ञात थे उनको उन्होंने प्रॉपर उससे जमा लिया। वर्तमान में प्रेजेंटली वी हैव 118 एलिमेंट्स, हमारे पास 118 तत्व उपस्थित हैं, ठीक है। इसमें से अभी 2016 में रिसेंटली 113 और कुछ जो 4-5 एलिमेंट है उनको IUPAC कौन है? IUPAC एक संस्था है, ठीक है, जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको नाम देती है कि ये हाइड्रोजन का नाम, लिथियम का नाम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे नाम जो देने का काम है ये IUPAC का है, ठीक है। तो प्रेजेंटली वी हैव 118 एलिमेंट्स, हमारे पास है 118 तत्व। क्लियर? उसके बाद फिर बात करते हैं हम कि इस सारणी की विशेषता क्या है। तो इस सारणी में आप इस टेबल में, इस पीरियोडिक टेबल में आप देख पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? इस पीरियोडिक टेबल में आप देख रहे हैं कि कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं, देख पा रहे हैं, ये कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं और ये क्या है, कुछ रो हैं, ठीक है। तो इसी पीरियोडिक टेबल में जो कॉलम्स जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जो कॉलम्स दिख रहे हैं, जो ऊर्ध्व स्तंभ है उसको कहते हैं समूह या वर्ग
ठीक है, समूह या वर्ग, और इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे हम लोग, ग्रुप। ठीक है, और उसी तरह जो रो दिख रहा है आपको, क्षैतिज जो दिख रहा हुआ है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, जैसे ये है, ये, ठीक है, ये क्या है, ये आपका बता रहे हैं आवर्त को, आवर्त जिसे हम कहेंगे पीरियड। इस तरह से पीरियडिक टेबल आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपके स्तंभ जिसे हम कहेंगे ग्रुप या फिर समूह, या फिर क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। ऊर्ध्वखाने हैं इसे ग्रुप कहेंगे, और क्षैतिज जो पंक्तियां हैं उन्हें कहते हैं आवर्त। तो कितने हैं ये ग्रुप, आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये रहा 18। तो आवर्त सारणी में कुल कितने ग्रुप हैं, तो हैं 18 ग्रुप इसमें उपस्थित हैं। क्लियर। और पूछा जाए कि पीरियड कितने हैं, तो कितने पीरियड हैं, तो इसमें है कुल 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें आवर्त की संख्या कितनी है, आवर्त की संख्या, पीरियड की संख्या है इसमें 7। ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं, मैंने आपको काउंट करके बता दिया है। ठीक है, अब क्या हुआ, जो ग्रुप हैं, चलिए समझते हैं कि ग्रुप क्या है। ठीक है, तो जो ग्रुप है, जो वर्ग हैं, उनको क्या किस आधार पे रखा गया है, उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जमाया गया है। कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब कि जैसे कि ये बोरॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इलेक्ट्रॉन को भरने की जो एक मेथड है। ठीक है, कि जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास, प्रोटॉन की संख्या मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा, तो बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन को कैसे वो अपने नाभिक में भरता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि ये बोरॉन है, ये इसका नाभिक है, इसमें कितने कोश होते हैं, आप लोगों ने कोश पढ़ा है, 4 प्रकार के कोश होते हैं, K-L-M-N। ठीक है, K-L-M-N, खैर इसमें इसकी जरूरत नहीं है। बोरॉन के नाभिक में ये कौन सा K हो गया, K फिर L फिर M। ठीक है, तो बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप कैसे भरेंगे, आपको पता है जो K कोश है, K वाले कोश में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, 1 और 2। ठीक है, L वाले में कितने आ जाएंगे, बाकी बचे 3, 1 2 और 3। जैसा कि आपको पता है कि L में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये सब मैं कैसे बोल रही हूँ, अगर आपने क्लास 9th में पढ़ा है, ठीक है, इसलिए मैं ये ज़्यादा रिपीट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम 2n स्क्वायर से ज़्यादा नहीं भरा जा सकता, जहाँ पे n क्या है, 2n स्क्वायर से ज़्यादा हम किसी में भी इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। यहाँ पे n क्या है, ये कोशों की संख्या है। k के लिए इसकी वैल्यू क्या है, k के लिए n की वैल्यू हो जाती है 1, तो ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर, 2 1 जा 2। ठीक है, वहीं L के लिए n की वैल्यू 2 हो जाती है, 2 का स्क्वायर 4, और L में कितने हो जाएंगे, 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह M का भी आप निकाल सकते हैं, 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 जा 18। ऐसे ही N का भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम क्या देख रहे थे कि जो वर्ग है, जो समूह है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट्स उसको कैसे रखा गया है, तो उनको उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया है, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जमाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो समूह इसको समूह का नाम दे देते हैं। ये कौन सा है, ये 1, ये 2। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13 14 15 16 17 और ये है 18वां ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो समूह 1 और 2 है, और 13 14 15 16 17 18, ठीक है, ये जो ग्रुप है ये सामान्य तत्व कहलाते हैं।
ठीक है। इसको आप नेक्स्ट आगे की क्लास में जब आप 11th-12th में जाते हैं और आप अगर साइंस का ग्रुप चूज करते हैं तो आप देखेंगे कि इनको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में भी डिवाइड किया जाता है। फिलहाल ये आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है। तो जो समूह 1, 2 है और 13 से लेके 18 तक के जो ग्रुप हैं, ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सामान्य तत्व कहलाते हैं। और वहीं अगर आप 3 से लेके 12 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर उनको आप देखेंगे तो वो कहलाते हैं संक्रमण तत्व, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर। इस तरह से तो हमने पढ़ लिया कि ग्रुप क्या है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जो ग्रुप 3 है उसमें जो लैंथेनम है और जो एक्टिनम है, तो इस लैंथेनम के अंदर भी 14 और एलिमेंट्स हैं जो आपके पीरियोडिक टेबल जो आपके पास बुक में अवेलेबल होगा। आप सोच भी रहे होंगे कि मैम यहाँ पे नीचे पे जो 14 एलिमेंट्स हैं वो क्यों नहीं बनाए, ठीक है। तो मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो ग्रुप 3 का जो लैंथेनम है, ठीक है, ये जो लैंथेनाइड है जिसका परमाणु क्रमांक 57 है, उसको एफ ब्लॉक में नीचे जो 2 बॉक्स बना के आपको दिखाया गया है उसमें 14 एलिमेंट उसको अलग से जमाया गया है, उसको कहा गया है लैंथेनाइड। और ये जो एक्टिनम है जिसकी परमाणु संख्या है 89, ठीक है, उसको भी अलग से, उसके भी 14 एलिमेंट्स हैं। तो उसमें कितने वो है, उसमें भी 14 एलिमेंट्स हैं और उसको कहा गया है एक्टिनाइड। तो ये क्या है, लैंथेनाइड, और ये क्या है, एक्टिनाइड। क्लियर हुआ आप लोगों को। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फिर क्या देखते हैं, हम आवर्त के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं, जो आवर्त हैं, हमने देखा ग्रुप को किस आधार पर रखा गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया है। वहीं आप आवर्त की बात देखें, ठीक है, ये आपका आवर्त है, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, ये चौथा आवर्त, ये 5वां, ये 6वां, और ये है आपका, यहाँ तक आप देख पा रहे हैं कि ये है आपका 7वां आवर्त, ठीक है। तो आप किसी भी आवर्त में, ठीक है, किसी भी आवर्त में जब आप, ये आपका क्या है, बाई है, ये लेफ्ट है, और ये क्या है, राइट है। तो बाई से दाई ओर बढ़ने पर, लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर जो परमाणु संख्या है उसमें वृद्धि होती है। देख ही पा रहे हैं आप, ये 1, फिर क्या हुआ, 2। अब यहां से फिर से आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। जो हम कि कभी भी आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या के मान में क्या होती है, उसमें होती है वृद्धि, ठीक है। उसके साथ ही उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जब आप किसी भी किसी भी एलिमेंट का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, मैं बोरॉन की बात कर रही थी तो मैं बोरॉन का ही लिखती हूँ, ठीक है। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कोश में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जो एल कोश में 1, 2, 3, 2, 5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो के वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 और 2, और एल वाले में 3, ठीक है। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इसके जो वाहतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही क्या होती है, वही होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, परमाणु संख्या में तो वृद्धि होती ही है, साथ ही साथ लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर जो उसके इलेक्ट्रॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि होती है। क्लियर। तो ये क्या है आपका, ये है आपका आवर्त की बात की। हम लेफ्ट टू राइट जब भी जाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें परमाणु संख्या में वृद्धि होगी, साथ ही साथ इसके जो क्रमशः इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि होती है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पाते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन सब में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, ठीक है, उसमें क्या होगी, अलग अलग होगी। संयोजी इलेक्ट्रॉन मैंने बताया कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हैं तो इसके वाहतम
कोश में आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन के नंबर्स हैं वही क्या होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। लिथियम का आप लिख लीजिए, लिथियम का अगर आप लिखते हैं, ठीक है, लिथियम में कितने, 3, तो 1 और 2, कुछ इस 2 और 1, क्लियर। तो ये क्या हो गया लिथियम का। उसके बाद अगर आप बेरिलियम का देखें तो बेरिलियम का कितना होता है, 4, तो ये 2 और 2। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो इसके आउटर मोस्ट शेल मतलब कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, सब अलग अलग होती है, ठीक है। यही संख्या समान नहीं होने के कारण ये एक ही आवर्त के तत्व हैं। लेकिन क्या आप ये चीज आप जरूर देखेंगे इसमें कि लिथियम से लेके, देखिए ये क्या है, हाइड्रोजन और ये हीलियम, ठीक है, इनको पहले आवर्त में ही क्यों रखा गया, इसका भी तो रीजन है ना, क्यों इनको एक ही आवर्त में रखा गया है। तो इसका रीजन ये है कि आवर्त में रखना है ना, तो सबसे पहले आपको कोशों की संख्या हमेशा ध्यान में रखनी है। कोश की संख्या मतलब यही शेल, ठीक है। तो जो K है, L है, M है, N है, तो जब आप देखेंगे हाइड्रोजन और हीलियम को तो इसमें सिर्फ एक ही कोश, एक ही शेल यूज हो रहा है, दैट इज K, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, हाइड्रोजन का काम खत्म। हीलियम की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक ही कोश से इनका काम खत्म हो गया, इसलिए इनको एक आवर्त में, पहले आवर्त में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इवन नियॉन तक का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देख लीजिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही कोश के उपयोग किए जा रहे हैं, जो कि है, एक है आपका K और दूसरा है आपका L। इसके अलावा आप एक भी एक्स्ट्रा कोश यूज नहीं करेंगे। यही रीजन है ये 2 कोश यूज कर रहे हैं कि इनको सेकंड आवर्त में रखा गया है, दूसरे पीरियड में रखा गया है। आप नियॉन का ही नंबर ले लीजिए, नियॉन का कितना दिख रहा है आपको एटॉमिक नंबर, वो है आपका 10। तो K कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, K कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, 1 और 2, और बाकी के बचे 8 इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरह से आप नियॉन का ही देख लीजिए, नियॉन 10 का 2 और 8, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। तो इसमें कितने कोश यूज हुए, इसमें कोश, जो इतने कोशों की संख्या क्या है, 2 है, ठीक है। तो विभिन्न कोश में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग को पता है 2n² से ज्यादा नहीं हो सकती। उसी के आधार पर हमने देखा पूरा लिथियम से लेके आप नियॉन तक देख लीजिए, सिर्फ 2 ही कोश यूज हो रहे हैं, और इन्हीं 2 कोशों की यूज होने की वजह से इसे क्या कहा गया है, इसे कहा गया है कि ये सेकंड पीरियड में रहेंगे, दूसरे आवर्त में रहेंगे। पहले आवर्त में रहने का रीजन हमने बताया था, ठीक है। अब क्या बात होगी, अब हम ये बात करते हैं कि पहले आवर्त में सिर्फ 2 ही एलिमेंट क्यों हैं और दूसरे आवर्त में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी तो कोई रीजन होगा ना। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि K कोश बस यूज हो रहा है पहले आवर्त में, तो पहले आवर्त में K कोश यूज हो रहा है, मतलब भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, कितनी होगी K कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 2n², मतलब n की वैल्यू 1, मतलब कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए सिर्फ 2 ही एलिमेंट यूज किए हैं, 1 और 2, ठीक है। इसी तरह से आप अगर देखें कि जो सेकंड आवर्त है आपका, ठीक है, ये इसको भी नंबरिंग दे देते हैं अपन, ये पहला आवर्त, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा आवर्त, ये 5वां और ये 6वां, और ये है आपका 7वां आवर्त। तो इसको भी अगर आप देखें, ठीक है, तो इसमें अगर दूसरे आवर्त में हम बात करें तो इसमें कितने हैं, 8 एलिमेंट हैं। तो 8 एलिमेंट भरे जाने की क्या है, K और L, 2, इसमें 2 कोश यूज हो रहे हैं। अगर आप L की बात करें, L जो इसका आउटर मोस्ट शेल है, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2n²। तो L के लिए n की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी L की वैल्यू, L के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 2, ठीक है। इसीलिए 2n² मतलब कि 2 की स्क्वायर
और 4 2 जा 8, तो इसमें कितने कितने एलिमेंट्स आएंगे? इसमें आएंगे टोटल 8 एलिमेंट्स। वहीं अगर आप तीसरे आवर्त की बात करेंगे तो तीसरे आवर्त में भी आप देख पा रहे हैं सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद ये है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ये थोड़ा अप डाउन हो गया है, कंफ्यूज ना होइए। ये सोडियम मैग्नीशियम के बाद ये है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है, तो ये भी, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें भी एलिमेंट्स की संख्या इसमें भी कितनी है? 8 ही है। अब बोलेंगे कि m जो है तो उसमें तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी और कितने, ये कितना हो जाएगा? 2n² मैक्सिमम 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये जो तीसरा आवर्त है उसमें जो कोश है वो क्या है? KLM। तो M क्या है? उसमें एक वाहतम कोश है। और बोरबरी की अगर आपने इलेक्ट्रॉन भरने का नियम अगर आपने देखा है तो उसके अकॉर्डिंग जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें इलेक्ट्रॉनों की, आउटर मोस्ट जो शेल है, जो वाहतम कोश है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यही एक रीज़न है कि इसमें क्या है, जो M है वो क्या है? M कोश के होने के बावजूद जो तीसरा आवर्त है उसमें सिर्फ कितने? 8 ही तत्व मौजूद है। ठीक है, इसी तरह से आप देख पाते हैं कि इसके आगे आवर्तों की संख्या जो है वो, उसका रीजन आप देख पाएंगे कि जो पहला, दूसरा, तीसरा तो हमने चलो रीजन बता दिया। जो चौथा और पांचवा आवर्त है उसमें कितने? 18 तत्व हैं। ठीक है, और उसके बाद के जो छठवें और सातवें आवर्त हैं उसमें कितने? 32 और 32 तत्व हैं। क्लियर? तो बाकी के रीजंस आपको अगली क्लास में देखने को मिलेंगे जब आप क्लास 11 पे फर्दर स्टडीज करेंगे इसकी। ठीक है, अभी आपके लिए इतना ही जानना काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोल रहे थे? हम ये बोल रहे थे कि जो पहला आवर्त है, पहला, दूसरा और तीसरा आवर्त, तो पहले आवर्त में कितने एलिमेंट्स? 2 एलिमेंट, 2 तत्व। दूसरे आवर्त में भी 8 एलिमेंट और तीसरे आवर्त में भी 8 एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे आवर्त को बोलते हैं लघु आवर्त। जो चौथा और पांचवा है इसमें कितने? 18 एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं दीर्घ आवर्त। और जो छठवां और सातवां एलिमेंट है इसमें कितने? 32 एलिमेंट मौजूद है। इस तरह से आज की क्लास में हमने पूरा पीरियोडिक टेबल देखा। अगर आपको सारे एलिमेंट्स जानने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ पीरियोडिक टेबल को देखिए और समझिए कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ये जो है इन्हें क्या कहते हैं, कैसे स्तंभ है, कितने समूह हैं, कितने वर्ग हैं, कितने ग्रुप हैं। ठीक है, और क्या कितने पीरियड्स हैं, कितने आवर्त हैं, बस ये जानिए। जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि 20 तक के जो एलिमेंट्स है मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप इससे भी ज़्यादा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन आप नेक्स्ट की क्लास में अपने जो 11th 12th में आप फर्दर स्टडीज करेंगे केमिस्ट्री में, तो आप इसको पूरी तरह से अच्छे से डील करने वाले हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स जो हैं हमारे उसको डील करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।